स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ एंड कॉमर्स क्लासेस बाय रीटा शर्मा। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज कंपनी लॉ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए कंपनी। कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो किसी बिजनेस में अगर हम देखते हैं तो हम कह सकें कि ये फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो कंपनी है। तो उसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है वॉलंटरी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स। वॉलंटरी मीन्स अपनी इच्छा से, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड। सो कंपनी क्या है? जब कुछ ग्रुप पर्सन्स अपना ग्रुप बना के अपनी इच्छा से उस ग्रुप को कंपनी लॉ बोर्ड के दिए गए प्रोविजंस के अनुसार अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं कि कंपनी की फॉर्म में, तब हम उसे क्या कहते हैं? वॉलंटरी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो कंपनी क्या है? एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है जिसकी रजिस्ट्रेशन कंपनी लॉ एक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रोविजंस को फॉलो करके की गई है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल क्या होता है? जिसको कि हम देख नहीं सकते, जिससे हम बात नहीं कर सकते। पर्सन, नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं? वो पर्सन जिनका बाय नेचर बर्थ हुआ है, बाय नेचर ही जिनकी डेथ होती है, जो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों आर्टिफिशियल पर्सन है? क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस जो है, रजिस्ट्रेशन जो है, हमने कंपनी लॉ एक्ट के अनुसार प्रोसीजर को फॉलो करके करवाई है। तो लॉ की नज़रों में ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसको हम इसके नाम से ही पहचानते हैं। कंपनी को हम देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, पर उसका जो एक नाम है उसी से हम उसे पहचानते हैं। अपने उसी नाम से एक नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी जो है प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच कैन एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, विच कैन बाय प्रॉपर्टी, सेल प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम। थर्ड पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूस, सक्सेशन मीन्स एग्जिस्टेंस। अब जो कंपनी है, हमने देखा कि एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इट हैज इट्स एग्जिस्टेंस ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। आइज ऑफ लॉ में वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने नाम से काम कर सकती है। क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने नाम से सारे काम कर रही है और उसकी एग्जिस्टेंस बाय लॉ ही आई है, तो उसकी डेथ भी बाय लॉ ही होगी। इट मीन्स कि जो एक कंपनी है वो लॉन्ग रन के लिए चलती रहेगी। जिस तरह से हमने एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करके उसको एग्जिस्टेंस में लाए हैं, उसी तरह से ही वाइंडिंग अप के लिए भी हमें एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जब तक वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है तब तक कंपनी जो है वो खत्म नहीं होगी। ठीक है। तो कंपनी की वाइंडिंग अप जो है वो किसकी इच्छा पे है? ह्यूमन बीइंग्स की इच्छा पे। जैसे कि नेचुरल पर्सन्स की डेथ जो है वो बाय नेचर होती है, हमें नहीं पता कि हमारी डेथ कब हो जाएगी, पर कंपनी की फॉर्म में उसकी एग्जिस्टेंस जो है वी कैन डिसाइड कि ये कंपनी 100 ईयर्स तक, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी तरह की, अकॉर्डिंग टू लॉ उसे बंद करने का ऑर्डर नहीं मिल जाता है, तो कंपनी जो है वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक चलती रह सकती है। तो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, it comes into existence by law and it can be wind up only by following a particular procedure by law। ठीक। तो ये लॉन्ग रन तक चलती रहती है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी। जैसे हम लोग हैं, हम 4 पर्सन्स हैं, तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारा नाम। ठीक। तो कंपनी क्या है? कंपनी भी अपने नाम से पहचानी जाती है। उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसका नेम। अब उसका नाम जो है उसको उसी से ही हम जानते हैं। ठीक है। और उसी नाम से ही वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, उसी नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी एंटर कर सकती है,
वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसी नाम से लॉ उसे एक अलग पर्सन मानता है। लॉ की नज़रों में कंपनी एक सेपरेट पर्सन है और उसके जो मेंबर्स हैं, जो उसके ओनर्स हैं, दे आर सेपरेट। ठीक है, तो मेंबर्स के आने से या मेंबर्स के जाने से कंपनी खत्म नहीं होगी। ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस लॉन्ग रन के लिए है। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अपने नाम से किया है, तो उसके लिए कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, ना कि उसके ओनर्स। और किसी कंपनी के मेंबर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि वो कहें कि हमारे इन कामों के लिए हम इस कंपनी के ओनर हैं तो हमारी कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो कंपनी की जो सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड एक जो है केस भी हो चुका है। हैपनिंग क्या थी इसमें कि एक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग चल रही थी, जिसमें कि मैक्सिमम ऑफ द शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी के ओनर्स होते हैं वो प्रेजेंट थे। उसी दौरान मीटिंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई। जो 10% बचे वो भी कुछ सालों बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो अब जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो सब की डेथ हो जाने से कंपनी खत्म नहीं हुई। कंपनी क्या है? कंपनी जो है उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसका अपना नाम है, वो बाय जो है लॉ क्रिएट हुई थी, बाय लॉ ही खत्म होएगी, अपने नाम से वो काम करती है। तो मेंबर्स के आने से, मेंबर्स के जाने से या उनके जो है इंसॉल्वेंट हो जाने, मेंबर्स के किसी भी तरह से किसी बीमारी से पागल हो जाने की वजह से कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता। कंपनी जो है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर, जब तक कि उसे हम ख़त्म नहीं करते। ठीक है, तो कंपनी अपने नाम से काम करती है, उसके मेंबर्स आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट इज द कॉमन सील। कॉमन सील, सील का मतलब होता है स्टैम्प। अब हर कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, स्टैम्प होती है। उस स्टैम्प के ऊपर कंपनी का नाम खुदा हुआ होता है और वो नेम जो है वो क्या है, एक तरह से कंपनी के सिग्नेचर्स हैं। जिस भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कंपनी के कॉमन सील लगी हुई है और ऑथराइज्ड सिग्नेचरी के सिग्नेचर्स हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहेगी। अब हमने यहाँ पे कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, पर वो नेचुरल पर्सन की तरह सारे काम कर सकती है। अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेच भी सकती है, इसी तरह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, उसके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। ठीक है, पर फिर वो काम कैसे करेगी? वो काम करती है अपने एजेंट्स के थ्रू, और कंपनी के एजेंट्स कौन होते हैं? उसके डायरेक्टर्स। कंपनी के जितने भी काम हैं, जितने भी डिसीजंस हैं, वो कौन लेता है? डायरेक्टर्स लेते हैं। और उन डायरेक्टर्स के द्वारा आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स साइन किए जाते हैं, उन सब के ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगी होनी चाहिए। अगर वो कॉमन सील उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नहीं लगी है, इट मीन्स कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डॉक्यूमेंट्स और दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, तो कॉमन सील कंपनी की एक सिग्नेचर्स है जिसके थ्रू हम उस कंपनी को पहचानते हैं। ठीक, पॉइंट है सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी जो है वो सेपरेट होती है, उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी सेपरेट होती है। मींस कि कंपनी की प्रॉपर्टी को मेंबर्स अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ सकते और कंपनी भी अपने मेंबर्स की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझ के डील नहीं करेगी, क्योंकि दोनों की एग्जिस्टेंस जो है, एंटिटी जो है वो सेपरेट है। इसको हम एक सिंपल से पॉइंट से समझ सकते हैं कि जैसे सोल ट्रेडर का बिजनेस है, उस केस में सोल ट्रेडर जो है अगर उसका बिजनेस फेल हो जाता है तो उसकी बिजनेस के एसेट्स बेच के भी अगर लायबिलिटीज पूरी नहीं होती हैं तो सोल ट्रेडर की पर्सनल प्रॉपर्टी तक बिक जाती है, क्योंकि सोल ट्रेडर में उसकी प्रॉपर्टी और उसके बिजनेस की प्रॉपर्टी दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं माना जाता। पर कंपनी के केस में ऐसा
ऐसा नहीं होता। कंपनी अपने नाम से काम कर रही है, उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, सेपरेट एंटिटी है उसकी। तो कंपनी जो भी काम करेगी अपने नाम से करेगी, प्रॉपर्टी खरीदेगी तो अपने नाम से, बेचेगी तो अपने नाम से। उसकी अगर इंसॉल्वेंस लायबिलिटीज जो हैं एसेट से बढ़ जाती हैं तो अपने ओनर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बेच के कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करेगी। कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट है और कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो सेपरेट हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल हैं। कोई भी पर्सन जिसने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं वो जब चाहे बिना किसी बाकी के शेयर होल्डर्स की परमिशन के, बिना कंपनी की परमिशन के, जब चाहे वो और शेयर्स खरीद भी सकता है, किसी और कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकता है और जब चाहे वो कंपनी के शेयर्स बेच भी सकता है। उसको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी उनके द्वारा, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उनके द्वारा दी गई गारंटी के अमाउंट तक लिमिटेड होती है और वो भी तब अराइज होएगी जब कंपनी वाइंड अप हो रही है और कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। ओनली देन उसके मेंबर्स के द्वारा, उनके मेंबर्स से उनके द्वारा दी गई गारंटी के अमाउंट की डिमांड की जाती है। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके मेंबर की लायबिलिटी उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स की अनपेड वैल्यू तक ही लिमिटेड होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज एक पर्सन ने 10 रुपीज़ वाले 100 शेयर्स एक कंपनी के खरीदे हैं। अभी तक वो 700 रुपीज़ कंपनी को पे कर चुका है, क्योंकि कंपनी एक साथ 10 रुपीज़ का शेयर है तो एक साथ 10.5 रुपये नहीं कॉल करती। जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया जाता है वो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगवाती है, ठीक है। तो अभी तक 700 रुपीज़ पे किए जा चुके हैं, 300 रुपीज़ ही इस पर्सन की तरफ बाकी है। अनपेड अमाउंट कितना है? 300। इसी दौरान कंपनी जो है वाइंड अप होने जा रही है। कंपनी की लायबिलिटीज पे करने के लिए एसेट्स में से सफिशिएंट अमाउंट नहीं आया, तो अब कंपनी अपने शेयर होल्डर से कितना डिमांड कर सकती है? उतना ही जितना उनके द्वारा अनपेड था। 300 रुपीज़ तक ही इस पर्सन से कॉल किए जा सकते हैं। इन केस इसने पूरे के पूरे 1000 रुपीज़ कंपनी को पे कर चुका था तो इस केस में इसकी लायबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। कंपनी की लायबिलिटीज चाहे जितनी मर्जी हो, पर इस पर्सन की मीन्स के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स की अनपेड वैल्यू तक ही लिमिटेड होती है। अगर उनके शेयर्स फुली पेड अप शेयर्स हैं तब फिर उन शेयर होल्डर से कंपनी कुछ भी कॉल नहीं कर सकती है। एंड लास्ट पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर्स कंपनी के कौन होते हैं? उसके शेयर होल्डर्स। और मैनेजमेंट कौन होती है? कंपनी की मैनेजमेंट टॉप लेवल पे होते हैं इसके डायरेक्टर्स, ठीक है, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। मिडिल लेवल पे मैनेजर्स एंड लोअर लेवल पे डिफरेंट एम्प्लॉयज। तो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने नाम से काम करती है। सारे काम फिर उसका कौन करते हैं? कंपनी की मैनेजमेंट। टॉप लेवल पर डायरेक्टर्स उसके डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, और मिडिल लेवल पे मैनेजर्स उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और एम्प्लॉयज जो हैं वो टॉप लेवल की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसमें यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनरशिप है, दैट इज टोटली सेपरेट। ओनर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान ही आते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी साल भर के मेन डिसीजंस लेने होते हैं उनसे रिलेटेड शेयर होल्डर्स से वोटिंग के थ्रू परमिशन ले लेती है, क्योंकि ओनर्स तो एक्चुअली शेयर होल्डर्स ही हैं। तो ओनर्स की परमिशन के बिना डायरेक्टर्स भी कुछ काम नहीं करते हैं। तो मेन डिसीजंस जो रहते हैं उनसे रिलेटेड परमिशन जो है शेयर होल्डर्स से एनुअल जनरल मीटिंग में ले ली जाती है। उसके दौरान साल भर जो काम चलते हैं वो मैनेजमेंट खुद करती है। तो इसमें शेयर होल्डर्स की कोई इंटरफेरेंस, वोटिंग के अलावा कोई इंटरफेरेंस उनके डेली के, कंपनी के डेली के कामों में नहीं रहती है। तो आज हमने डिस्कस किया कि एक कंपनी जो है एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स जब इकट्ठे होके जो है अपने आप को
कंपनी लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करवाते हैं किसी पर्टिकुलर नाम के साथ, तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। फिर जब वो एग्जिस्टेंस में आ गई तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी लॉ की नज़रों में एक एंटिटी है, एक एग्जिस्टेंस है, वो अपने नाम से नेचुरल पर्सन्स की तरह ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे डिसीजंस बाय एंड सेल के ले सकती है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकती है। और कंपनी जो है क्योंकि लॉ के द्वारा क्रिएट हुई थी, लॉ के द्वारा ही खत्म होगी, तो सालों सालों हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक चलती रहती है, तो इसकी सक्सेशन परपेचुअल होती है। कंपनी की जो एंटिटी है वो सेपरेट है, उसके ओनर्स जो हैं वो सेपरेट है। कंपनी अपने नाम से काम करेगी, अपने नाम से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकती है, प्रॉपर्टी का खरीद बेच कर सकती है, ठीक है। और तो कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी की पहचान उसकी कॉमन सील होती है जिसके ऊपर कंपनी का नाम प्रिंट होता है, और जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर उस कंपनी का नाम होगा उस कंपनी के नाम को, स्टैम्प को हम सिग्नेचर मानते हैं, कंपनी के वैलिड सिग्नेचर्स। तो क्योंकि कंपनी तो साइन कर नहीं सकती, तो कंपनी की स्टैम्प ही उसके सिग्नेचर्स होते हैं। तो वो जब तक उस किसी भी डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील नहीं लगी होती तो हम उसे वैलिड नहीं मानते हैं कॉन्ट्रैक्ट को या उस डॉक्यूमेंट को। इसी तरह से कंपनी की जो प्रॉपर्टी है अपने ओनर्स जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी से सेपरेट होती है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के शेयर्स जो हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। शेयर्स को बेचने या खरीदने से पहले शेयर होल्डर्स को किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, और उनकी लायबिलिटीज़ भी, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज़ भी उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स की अनपेड वैल्यू तक ही लिमिटेड होती है। इफ शेयर्स आर फुली पेड अप देन शेयर होल्डर्स डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे सिंगल रुपी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट था कि कंपनी का जो मेन फीचर था उसमें शेयर होल्डर्स जो हैं, जो कंपनी के ओनर्स हैं, दे आर सेपरेट, वो सेपरेट हैं। और कंपनी की जो मैनेजमेंट है जो सारे काम करती है, कंपनी के सारे डिसीजंस लेती है, एक्चुअली में सारे काम जो कंपनी में करते हैं वो मैनेजमेंट है, वो सेपरेट है। और शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपना अपना काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में आके वोटिंग के थ्रू मेन डिसीजंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये थे सारे कंपनी लॉ के में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।